नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2021 और आज हम 4 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उन सारे तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा लिखित पुस्तक नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन को 2022 में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, यानी किस प्रकाशन के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऑप्शन सी सही है, पैन मैकमिलन इंडिया। पैन मैकमिलन इंडिया प्रकाशन के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा या कौन होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा के विधायक हैं और जिनकी एज है अभी 45 वर्ष, इनकी एज अभी 45 ईयर्स है और इन्हें जो है उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो ये है तीरथ सिंह धामी। उत्तराखंड का राजधानी जो है देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसे 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? 24 अगस्त से जो टोक्यो में पैरालंपिक खेल शुरू होगा उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु को, जो कि एक हाई पैरालंपर हैं, उन्हें ये इनका तस्वीर है मरियप्पन थंगावेलु को। इन्हें जो है पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय पहलवान को खेल की विश्व शासी निकाय द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, सुमीत मलिक। सुमीत मलिक को विश्व शासी निकाय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। उनका बी नमूना भी प्रतिबंधित उत्तेजक पॉजिटिव पाए जाने के कारण उनको किया गया है। और जहां उन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई किया था, ये हैं सुमीत मलिक। सुमीत मलिक की ये तस्वीर है, इन्हें जो है प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चीन को। चीन को WHO ने अब मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया है, यानी मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र चीन को जारी कर दिया गया है। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस स्थिति को हासिल करने वाले इस क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 1981 में इसको मलेरिया मुक्त किया गया, सिंगापुर को 1982 में किया गया, ब्रुनेई दारुस्सलाम को 1987 में शामिल किया गया है और विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया है। हाल ही में अल सल्वाडोर को 2021 में, अल्जीरिया को 2019 में, अर्जेंटीना को 2019 में, पैराग्वे को 2018 में और उज्बेकिस्तान को 2018 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा है रनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ये देखिए, चीन को मलेरिया मुक्त का जो सर्टिफिकेट दिया गया है, इस तरह से माना जाएगा उसका जो लोगो है। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की आधारशिला किसने रखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा अपनी उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान जब वो लखनऊ में उनका आगमन हुआ था तब उन्होंने
अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की आधारशिला रखी थी। इस सांस्कृतिक केंद्र को लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.52 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बनाया जाएगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 45.04 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्र में 750 लोगों की क्षमता होगी। 750 लोगों की क्षमता वाला एक सभागार, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, चित्र गैलरी, संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए, ये HDFC बैंक हो जाएगा यहाँ, HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सलाम दिल से। HDFC बैंक ने सलाम दिल से नामक कार्यक्रम डॉक्टरों के योगदान को सम्मानित करने के लिए लागू किया है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यू। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए एक सैल्यूट डॉक्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ICICI बैंक ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करता है इसमें, जिसमें एक मेडिकल छात्र से लेकर के एक वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार तथा उसके अलावा अस्पताल या क्लिनिक के मालिक तक इसमें शामिल हैं। ठीक है, उनके लिए ये बैंक सुविधाएं प्रदान करेगा। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में है और ICICI बैंक के MD और CEO हैं संदीप बख्शी और ICICI बैंक की टैगलाइन है हमें है ना ख्याल आपका, हमें है ना ख्याल आपका। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश के कौन से सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां वर्ष मना रहा है, यानी अपनी स्थापना का 66वां वर्ष मना रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी स्थापना का 66वां वर्ष मना रहा है। देखिए, बैंक ऑफ मद्रास 1806 में बैंक ऑफ मद्रास में अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंकों बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कर दिया गया और एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही 1 जुलाई 1955 से भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ठाढ़े कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के एक समूह ने उनमें से एक का नाम किस बहादुर पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तुकाराम कांबले, जो 26 नवंबर 2011 में 26 नवंबर 2011 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें ताज होटल में भी आतंकियों ने हमला किया था, तो उसी में तुकाराम कांबले की बहादुरी को देख करके ठाड़े क्षेत्र की कूदने वाली मकड़ियों की प्रजाति को, उनमें से एक मकड़ी की जो प्रजाति है उसको तुकाराम कांबले नाम दिया गया है। ठीक है, इस प्रजाति को ICS तुकारामी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट सही होगा इसमें। देखिए, यह सहयोग भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य को बदलने और आकार देने में क्लाउड की भूमिका, AI की भूमिका तथा उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया रहेगा। यह 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाता है?
तो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र जुलाई के पहले शनिवार को, ये पहला ऑप्शन सही होगा, जुलाई के पहले शनिवार को। तो जुलाई का पहला शनिवार आज पड़ रहा है 3 जुलाई को, नहीं कल पड़ा था, कल यानी कि 3 जुलाई को पड़ा था। तो 3 जुलाई को, तो जुलाई का पहला शनिवार 3 जुलाई को पड़ा, तो इस वर्ष ये 3 जुलाई को मनाया जा रहा है। लेकिन यह तिथि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जुलाई के पहले शनिवार, प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है। अब देखिए, इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष का जो थीम है कि एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कि कैसे वे एकजुटता और लचीलेपन के साथ कोविड-19 जैसी महामारी संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को एक जन केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से ठीक होने की पेशकश कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहा है। सहकारी समितियों को ऐसे संघों और उद्यमों के रूप में स्वीकार किया गया है जिनके माध्यम से नागरिक अपने समुदाय और राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक उन्नति में योगदान देकर अपने जीवन को प्रभावी ढंग से बेहतर बना सकते हैं। सहकारी समितियां दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती हैं, जो दुनिया की नियोजित आबादी का 10% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल इंडिया पहल ने किस तिथि को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं? डिजिटल इंडिया पहल ने किस तिथि को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को इसने अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए ये सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पिछले 6 वर्षों में इस योजना के माध्यम से सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं जैसी कई डिजिटल पहलें शुरू की हैं। आधार की मदद से सरकार ने भारत के 129 करोड़ लोगों को डिजिटल पहचान प्रदान किया है। जनधन बैंक खाते, मोबाइल फ़ोन और आधार जैम, ठीक है, ने डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने में सरकार की मदद की। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 3 प्रमुख दृष्टि क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये 3 प्रमुख दृष्टि क्षेत्र कौन है? प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग पर शासन और सेवाएं, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं या इसके दृष्टि क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना, नहीं, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी के द्वारा यह YSR बीमा योजना शुरू की गई है। YSR बीमा योजना के माध्यम से 1.32 लाख परिवारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने YSR बीमा के लिए 1307 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 15, शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये, उत्तराखंड के जंगलों में, जो मसूरी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तराखंड का जो भाग है वहीं पर इन सांपों की खोज की गई है। यह सांप एलापिडे परिवार और सिनोमिरूरस जीनस से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम है यस निग्रीवेंटर। यस निग्रीवेंटर इस सांप का वैज्ञानिक नाम है। यह मसूरी वन प्रभाग में वेनोग
वन्य जीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया। वर्तमान में अगर सांपों की बात करें तो दुनिया में कोरल सांपों की 107 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में केवल 7 कोरल सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? केवल 7। सर्पदंश के प्रबंधन पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सांपों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें से लगभग 300 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें 52 प्रजातियां विषैली हैं। भारत के जहरीले सांप 3 परिवारों में, भारत के जो जहरीले सांप हैं ये 3 परिवारों, एलापिडाए, वाइपरिडाए और हाइड्रोकिडाए, ठीक है। हाइड्रोपिडाए माने समुद्री सांप से संबंधित है। सभी सांप कानून द्वारा संरक्षित हैं। वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में कोबरा, रेट स्नैक और चेकर्ड किलबैक संरक्षित हैं। बाकी अनुसूची 4 द्वारा संरक्षित हैं, ठीक है। चिकित्सा कारणों और पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए सांप महत्वपूर्ण हैं। ये खाद्य जाल को संतुलन में रखते हैं और उनके विषों का उपयोग विषरोधी बनाने के लिए किया जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब आज का प्रश्न, डिजिटल इंडिया पहल ने किस तिथि को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। डिजिटल इंडिया पहल ने किस तिथि को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।